हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी 68th और 67th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, जो कि 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम और 68th बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका सेट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। और इस बुक में जो सेट दिया गया है बिहार बजट का, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का, भारत और बिहार का वन रिपोर्ट का तथा बिहार की जनगणना 2011 का, तो उन 4 सेट को भी मैंने कवर करा दिया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 9 सेट इसका और 4 सेट उसका, तो यानी कि टोटल 13 सेट मैंने इसका कंप्लीट करा दिया है। आज हमारा यह देखा जाए तो 14वां सेट है, जो कि सेट नंबर 10 है। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। आखिरी तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर तो वर्धमान महावीर थे। क्लियर? अच्छा, वर्धमान महावीर का जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, यानी कि इनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था। और यहाँ पर देखिए मिथिला क्षेत्र पूछा गया है। तो जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर थे, 19वें तीर्थंकर, इनका नाम था मलिनाथ। ठीक है, इनका नाम क्या था? मलिनाथ था। ये जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे। तथा जैन धर्म के जो 21वें तीर्थंकर थे, 21वें तीर्थंकर, इनका नाम था नेमिनाथ। ठीक है, ये 21वें तीर्थंकर थे। इन दोनों का जन्म जो है, इनकी जन्मभूमि जो है ये मिथिला थी। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 1 से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर, इनका नाम था वसुपूज्य। इनका नाम क्या था? इनका नाम वसुपूज्य था। और देखिए इनका जन्म जो है फ्रेंड्स, इनका जन्म चंपापुरी भागलपुर के निकट में हुआ था। तो इनका भी जन्म बिहार में ही हुआ था। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। अच्छा, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कृष्णगुप्त था। यहाँ पर देखिए कृष्णगुप्त जो था ये मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। और इसको असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश के किस शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो कृष्णगुप्त को कहा गया है। और देखिए पूछा गया है कि अंतिम शासक, तो ये जीवित गुप्त द्वितीय था। तो यहाँ पर देखिए जीवित गुप्त राइट आंसर इसका हो जाएगा। हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में माधव गुप्त को, किसको? यहाँ पर देखिए माधव गुप्त दिया गया है। तो हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल में आपको बताते चलूं, ताकि आसानी से एक प्रश्न के साथ साथ 2-3 प्रश्न आपके कवर होते चले। और देखिए फ्रेंड्स, पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पहला जो हमारा टेलीग्राम चैनल था सक्सेस केंद्रा, शायद उस पर कॉपीराइट का कुछ इन्फ्रिंजमेंट है, जिसके कारण चैनल जो है अभी वर्क नहीं कर पा रहा है। तो एक दूसरा चैनल है हमारा सक्सेस केंद्रा क्विज के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो गुप्त काल के समाप्ति के पश्चात जो है यह जो शासन स्थापित हुआ था मौखरी वंश का हुआ था। अच्छा, मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? तो यह मुखर था। ठीक है, मुखर जो था मौखरी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो यहाँ पर देखेंगे वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष, ये सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे। कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कनिष्क के दरबारी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए इससे पहले जो एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम के लिए,
उसका 7 सेट मैंने कवर करा दिया है और जल्द ही सभी सेट को मैं कवर करवा दूंगा। 5 सेट और बचा हुआ है, 5 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद देखिए, अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के अंतराल कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा किया था? बताइए राइट आंसर। तो 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 20वें वर्ष, ध्यान रखेंगे 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था किसने? तो अशोक ने। और इस यात्रा के दौरान अशोक ने कुल उत्पादन का लगान के तौर पर 1/8वां हिस्सा ही देने का आदेश दिया था और शेष जो कर था उसको माफ कर दिया था। तो 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था और शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बोध गया का यात्रा किया था? तो 10 वर्ष। दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बना करके भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। डायमेकस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायमेकस। और यहाँ पर देखिए, जो डायनीसियस था यह अशोक के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ऋग्वेद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट कर देकर बताना है। कई बार मैंने इसका आंसर बताया हुआ है कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका आंसर आप अभी तुरंत कमेंट में देकर के बताइए। अगला प्रश्न है कि खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है। और आर्यभट्ट जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। पालकालीन कलाकार विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो देखिए, विठपाल और धीमन, ये नाम याद रखना है, विठपाल और धीमन, ये दोनों जो थे ये मुख्य कांस्य मूर्ति कलाकार थे और ये नालंदा के निवासी थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नालंदा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? बख्तियार खिलजी की हत्या जो है किसने किया था? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी की हत्या जो है किसने किया था? अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था कि देखिए बख्तियार खिलजी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बख्तियार खिलजी जो था इसकी हत्या किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी की जो हत्या है फ्रेंड्स, यह किसने किया था? तो एक सैनिक अधिकारी था इसका, उसका नाम था अली मर्दान खान, और इसी ने धोखे से देवकोट के सैनिक शिविर में उसकी हत्या कर दिया था। और बख्तियार खिलजी को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। इमादपुर में बिहार शरीफ आपको याद रखना है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अली मर्दान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक? देखिए, आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के हुसैन शाह सरकी को पराजित करके दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुसैन शाह सरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, सिकंदर लोदी ने बिहार अभियान के जो परिणाम स्वरूप जो था उसके बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ एक संधि हुई और मुंगेर जो था दोनों के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया गया था। ठीक है, इसको भी मैंने बता दिया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? अच्छा, जो नया वाला घटना चक्र आया हुआ है जिसमें कि 67th बीपीएससी का पेपर हुआ था 8 मई के दिन, उसका भी प्रश्न इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो वो भी मैं कवर करवा रहा हूँ। बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान मैंने कवर करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चौसा का युद्ध याद रखना है, शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो 1539 में। अच्छा, जो कन्नौज का युद्ध था ये कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था, इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो देखिए, शाहजहां जो था सबसे पहले सूबेदार बनाया था बिहार का खान ए आलम को। खान ए आलम को 1628 ईस्वी में शाहजहां ने इसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। खान ए आलम के बाद सैफ खां को बनाया, उसके बाद अब्दुल्ला खां को, और आखिर में शाइस्ता खां को। तो यहाँ पर देखिए शाइस्ता खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो यह विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बंगभंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, एक्सप्लेनेशन जब मैं किया था तो मैं आपको बताया था कि दरभंगा में मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से। सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 को
राखी बंधन दिवस मनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो यह 1912 में प्राप्त हुआ था और इसमें उड़ीसा सम्मिलित था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो यह कौन था? यह था जैनुद्दीन हैबत जंग। शेर खां का पिता हसन खां जागीरदार थे, कहाँ के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सासाराम के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था किसके नेतृत्व में? पीर अली खां के नेतृत्व में। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ था? तो 3 जुलाई 1857 को। इसको भी आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए, कोल विद्रोह जो हुआ था ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और ये हुआ था 1831-32 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कि राजकुमार शुक्ल जो थे, महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो आपको भी याद होगा यह कौन सा अधिवेशन था? तो फ्रेंड्स यह लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, 1916 में। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय में आया था? तो यह औरंगजेब के समय में बर्नियर आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो देखिए, फर्रुखसियर का राज्याभिषेक 1713 में हुआ था और पटना में ही फर्रुखसियर का जन्म भी हुआ था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो देखिए, बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मजहरुल हक ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। मौलाना नरुल हसन, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, असहयोग आंदोलन के समय ही इन लोगों ने समर्थन भी किया था। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख है? अब यहाँ पर देखिए, पंचायतों की संरचना, पंचायती राज पर मैंने अलग स्पेशल वीडियो कवर कराया हुआ है और सभी आर्टिकल जो है 243 से लेकर के 243 अणा तक उन सबको मैंने कवर करा दिया था। ठीक है, बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कवर कराया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल पर चले जाइए और सभी वीडियोज़ को प्लीज़ देख लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए, अगर हम बात करें पंचायतों की संरचना, तो यह अनुच्छेद 243C में है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 243A में क्या है? तो ग्राम सभा है। 243B में क्या है? तो पंचायतों का गठन है। और पंचायतों की संरचना 243C में है। 243D में क्या है? तो स्थानों का आरक्षण है। ठीक है, चलिए, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ये पूछा गया है कि गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, बताइए राइट आंसर। तो देखिए, जिस गांव की जनसंख्या 250 हो वहीं ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। यदि जनसंख्या 250 से कम है तो एक से अधिक ग्रामों को सम्मिलित करके ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। तो 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होती हैं? पंचायत समिति, प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर पंचायत समिति के एक सदस्य का निर्वाचन का प्रावधान है। इन सदस्यों के अलावा उप प्रखंड के ग्राम पंचायत के मुखिया एवं लोकसभा के सांसद पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। पंचायत समिति की अस्थायी समितियां टोटल 7 हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तो उंगली पर काउंट कीजिए। पहला मैं बता रहा हूँ, सामान्य अस्थायी समिति। दूसरा, वित्त अंकेक्षक तथा योजना समिति। तीसरा, उत्पादन समिति। चौथा, सामाजिक न्याय समिति। पांचवा, शिक्षा समिति। छठा, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। और सातवां, लोक निर्माण समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत की गई थी 1952 में। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो बिहार उड़ीसा यानी कि बंगाल अलग हो चुका था और ये बने थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। ठीक है, और बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत जो थे, बिहार और उड़ीसा को जब अलग प्रांत बनाया गया उसके बाद बिहार के, केवल बिहार के प्रथम गवर्नर जो थे ये MG हैलट थे। कल ही मैंने बताया था, मॉरिस गार्नियर हैलट, मॉरिस गार्नियर हैलट। ठीक है, कल ही मैंने बताया था आपको। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है?
अब यहाँ देखिए राज्यपाल का शपथ पूछा गया है। तो देखिए जो आर्टिकल 153 है इसमें क्या कहा गया है, तो राज्यों के लिए राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य के लिए। और अनुच्छेद जो 154 है इसमें क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है इस पर निहित होगी राज्यपाल में। अनुच्छेद 155 में क्या है, तो राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 156 में क्या है, तो राज्यपाल की पदावधि है। ठीक है, यानी कि उसका कार्यकाल है, पदावधि है। 157 में क्या है, तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं हैं, यानी कि योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 158 में क्या है, तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। अनुच्छेद 159 में क्या है, तो अनुच्छेद 159 में जो है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। तो शपथ जो है संबंधित है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 159 से। क्लियर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स यह 6 सप्ताह के भीतर। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या जो हो सकती है ये पूछा गया है, तो ये 500 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो फ्रेंड्स ये कौन थे, तो बीपी सिन्हा थे। ठीक है, बीपी, एक मिनट, बीपी सिन्हा। ठीक है, बीपी सिन्हा, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और ये सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के ये 6ठे मुख्य न्यायाधीश थे। क्रम भी ध्यान रखना आपको, 1959 से लेकर के 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार लोकसेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार यहाँ पर देखिए संरक्षण अधिनियम जो है 1993 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना जो है ये किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है। बिहार के पहले लोकायुक्त हैं श्रीधर वासुदेव सोहनी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार का राजकीय चिन्ह पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका बोधि वृक्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रतिशत न भी पूछता तो भी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिम चंपारण ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है। तो एकमात्र जिला है जहां लिंगानुपात 1021 है, यह गोपालगंज है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात भी इसी जिला में है, गोपालगंज में। ठीक है, याद रखना आपको। और इसका लिंगानुपात 1021 है। उसके बाद देखिए प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो यह जिला जो है वैशाली है। उसके बाद देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो किशनगंज में होती है, यानी कि उत्तर और पूर्व क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी। अच्छा, एक योजना था हर घर बिजली लगातार, हर घर बिजली लगातार, इसका जो उद्घाटन किया गया था इन्होंने किया था 15 नवंबर, नीतीश कुमार जी ने 15 नवंबर 2016 को। यहाँ पर देखिए हर घर बिजली योजना पूछा गया है, तो ये किया गया था 25 सितंबर 2017 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है। अच्छा, कहलगांव विद्युत परियोजना जो है ये बिहार की किस जिला में है, तो भागलपुर में है। ठीक है, और यह किसके पूछा गया है कि सहयोग से, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा एनटीपीसी के। ठीक है, प्रसिद्ध नानक जलकुंड जो है ये कहाँ पर है, तो नानक जलकुंड जो है ये राजगीर में है। ठीक है, चलिए प्रश्न मैंने भी ऑलरेडी करा भी दिया था। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स यह जो है अररिया में है। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि कितनी है, तो फ्रेंड्स यह 2017 से 2022 तक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए दिए गए विकल्पों में, हालांकि इसका विस्तार का योजना बनाया जा रहा है लेकिन अभी 2022 तक ही है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अच्छा देखिए पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिले साझा करते हैं सीमा, तो 3 जिला। कौन कौन से जिला है, तो किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है।
तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें तराई क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है, तो तराई क्षेत्र का मतलब कौन सा है? जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं जिले, पश्चिम चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वहाँ पर टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा टर्शियरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ढारवार क्रम की जो चट्टान है ये कहाँ पाई जाती है? तो मुंगेर, नवादा, जमुई, शेखपुरा, राजगीर, गया, बिहार शरीफ, खड़गपुर की पहाड़ी जो है वहाँ पर। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है रोहतास और कैमूर में पाई जाती हैं, याद रखेंगे। और टर्शियरी जो है ये मैंने आपको बता दिया, टर्शियरी पश्चिम चंपारण और सोमेश्वर पहाड़ियाँ। क्वाटरनरी जो है ये बिहार के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 कि बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। अच्छा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसको बांगर मिट्टी कहा जाता है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है ये गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर के गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक है। तो यहाँ पर देखिएगा भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इससे शेयर